तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काफी 2-3 केसेस एटलीस्ट लास्ट 2-3 वीक्स में आए हैं, और वैसे भी लास्ट 4-5 मंथ्स में हमने काफी इस टाइप के केसेस किए हैं। एंड हमारा जो पुणे में सेशन था उसमें भी काफी इस तरह के लोग आए थे विच वर आस्किंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो बेसिकली क्या हो गया है कि कुछ कंपनीज गिव वेरी गुड ESOPs, ठीक है, कम टू देयर एम्प्लॉइज। एंड तो वो सिंस वो स्टॉक ऑप्शंस जो हैं, कुछ कंपनीज हैव डन एक्सेप्शनली वेल, जैसे एनवीडिया एक एग्जांपल जैसे परिमल ने दिया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट, ग्लोबल कंपनी स्पेसिफिकली, ठीक है। तो वो उसकी में जो वेल्थ क्रिएट हुई है फॉर द एम्प्लॉइज, दैट हैज बीन एक्सेप्शनल। और मतलब फॉर पीपल लाइक 30-35 दे हैव लाइक डॉलर टर्म में $1 million के प्लस चले गए हैं, कुछ कुछ ऐसे केसेस विच आई डिस्कस्ड, ठीक है। एंड तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा। एंड व्हेन दे वर कमिंग टू मी, ऑफ कोर्स एक सबसे बड़ा जो उनका डर है वो उसी की वजह से आए हैं कि उनको लगता है कि यार अभी पूरी नेटवर्थ या पूरा जो है वो एक कंपनी के भरोसे है। मतलब 85-90% ऑफ नेटवर्थ इज जस्ट दैट स्टॉक ऑप्शंस which they are working in. Some of them have even left the company and still they have kept it, और वो बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है। ऐसे भी केसेस हैं, तो बहुत केसेस हैं। एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस, राइट। अब वो ऑफ कोर्स वो कंपनी अभी भी बहुत अच्छी है, परिमल 3.2-3.3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनीज हो गई हैं कुछ कुछ, तो ठीक है। तो अब वो 90% ऑफ नेटवर्थ है, ठीक है। तो अब कोई चीज 90% ऑफ योर नेटवर्थ है और लिक्विड है, राइट। हम मे बी यतना इज 90% ऑफ आवर नेटवर्थ एज वेल, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है ना शायद। एक वो मतलब हम ये नहीं है कल जाके बेच दें, वो लिक्विडिटी नहीं है हमारे हाथ में, राइट। तो उनके पास वो लिक्विडिटी है, उनको पता है कि कल इसकी वैल्यू कल बेच सकते हैं। तो वो 90% ऑफ नेटवर्थ है ना। तो अब वो डिस्कशन हो रहे हैं गोल्स के, तो एसेट क्या है, यही एसेट है। तो अब क्या करे सर, कहाँ डाले पैसे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग। तो मेरे को मतलब मैं जब उनको बोल रहा हूँ कि सर नहीं देखो ये तो कम करना पड़ेगा, ये एसेट एलोकेशन का एक बेसिक प्रिंसिपल है लाइफ में, कि अगर ये कंपनी आपकी अपनी नहीं है, unless and until you are like Ambani yourself, ठीक है, तो I am okay to have a 90% net worth in your own company। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय हो, चाहे आप सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, आई डोंट हैव दैट मच, बस सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, अगर आप एम्प्लॉय हो, राइट, तो इट्स वेरी सिंपल फॉर मी कि 90% ऑफ नेटवर्थ इन दैट कंपनी अकॉर्डिंग टू मी इज सेंसलेस, राइट। इट इज मतलब टू मच रिस्क। आई नो दैट इट हैज गिवन यू एक्सेप्शनल रिटर्न्स, इमोशनल आपका एंगल होना ही है इसमें, कुछ वो नहीं है कि भाई कुछ भी हार्डली 20-25 लाख रुपए किसी के 10 करोड़ रुपए हो जाए तो उसमें कुछ वो नहीं है, वो होगा ही, उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट हो ही जाएगा, राइट। तो बट अगेन मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि वी कैन नॉट मैरी अ स्टॉक, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल, राइट। आप अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज आर फाइनेंशियल एसेट्स, एंड फाइनेंशियल एसेट्स का काम क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट का काम होता है कि हमारी जो गोल्स हैं उसको मीट करना, वही उनका काम होता है। फाइनेंशियल एसेट्स इमोशनली अटैच होने के लिए नहीं होते हैं, और अदरवाइज फाइनेंशियल एसेट ही नहीं है, फिर या तो एसेट बना हटा दो उसको। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा देखो सर फर्स्ट होम एसेट नहीं होता क्योंकि उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट होता है। ज्वेलरी एसेट नहीं होती क्योंकि उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट होता है। अगर आपका इसके साथ इमोशनल अटैचमेंट है तो ये एसेट नहीं है। फिर हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास बाकी जो नेटवर्थ है 10% नेटवर्थ, वही 100% है, उसके साथ डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कुछ होता है नहीं होता है अपना। तो फिर हम ये चीज कर सकते हैं, अगर आप आर यू ओके विद दैट कि इसको छोड़ ही दो भैया इसको, तो वो भी गलत है ना, मतलब हाउ कैन यू डू दैट। तो ये सारी चीजें जो है ना, इट इज वेरी इमोशनली, तो ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस हो जाते हैं। और ये मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे एक क्लाइंट है, वो 1.5 साल से हमारे क्लाइंट है, जो 10% है वो इन्वेस्टेड भी है, ठीक है, हमारे हिसाब से, लेकिन बाकी जो 50% करना था कम, वो अभी तक नहीं बेच पाए हैं वो, जबकि जिस कंपनी में वो थे उस कंपनी ने 1 साल में परफॉर्म भी नहीं किया। दैट इज नॉट एनवीडिया, राइट। तो वो भी नहीं हुआ है उनके साथ, बट स्टिल उनको हमेशा ऐसा लगता है, और जबकि उन्होंने कंपनी भी छोड़ दिया, इज रिटायर्ड एंड एवरीथिंग, बट स्टिल उनको ऐसा लगता है कि यार इस कंपनी ने मुझे इतना दिया है, ये और देगा, ये शायद डबल हो जाएगा, मैं बेच दूंगा तो ऐसा ना हो मैं डबल हो गया। तो ये रिस्क, तो ये मिटिगेट करना। और मैंने कहा कि सर मैं जीरो थोड़ी ना कर रहा हूँ एलोकेशन, मैं तो एसेट एलोकेशन कर रहा हूँ, उसमें एलोकेशन रखेंगे ना आप एक डिसेंट। बट वही है कि ये चीज जो है ये बहुत टफ है, आई थिंक, बिकॉज एक इमोशनल आदमी जब कनेक्ट हो जाता है ना एक चीज के साथ, तो ये मेरे को लगता है कि वो थोड़ा हम रैशनल थिंकिंग ह्यूमन के अंदर से खत्म हो जाती है, और फिर वो ना गोल्स, मतलब उसको लगता है कि ये ऊपर ही जाएगा, बिकॉज वो ट्रेंड रहा है वो स्टॉक का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है स्टॉक मार्केट में कि वो रिसेंसी बायस, एक कितना बड़ा बायस है एक ह्यूमंस के, कि आपको लगता है कि एक साल जो स्टॉक, मतलब हम म्यूचुअल फंड में ही देखते हैं ना बड़े, एक साल मतलब कल ही एक बंदे ने मेरे को, मतलब कोई फंड दिया उसको,
वो कह सर 1 साल में तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मैंने कहा यार कैसे डिस्कस कर तो मतलब क्या कहते हैं, वो सबसे बड़ा इशू है कि आपका रीसेंसी बायस इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ह्यूमंस का हमारा, कि हम लास्ट 1-1.5 साल के रिटर्न्स पे ही पूरा फोकस करते हैं, और वो अच्छे होंगे तो हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है कि रीबैलेंसिंग करना भी यही चीज सबसे बड़ा। जब हमारा मॉडल पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग होता है तो इतनी गालियां इसी बात के लिए पड़ते हैं, सर देखो क्या है ये 4,000 से 7,000 हो गया स्टॉक, अब आप कह रहे हो बेच दो। तो ये चीजें जो है ना, ये वही मैं कह रहा हूँ, रैशनल आपको जब तक आप प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे और अगर आप इमोशनली अटैच हो जाओगे चीजों के साथ, आप फाइनेंशियल एसेट का मतलब ये है कि आप इमोशनली अटैच नहीं हो, अदरवाइज वो फाइनेंशियल एसेट ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो वही मेरी डेफिनेशन होती है फाइनेंशियल एसेट की, कि यू आर नॉट इमोशनली अटैच टू दैट एसेट। इमोशनली अटैच हो तो फिर क्या है, वो तो फिर एसेट ही नहीं है। नहीं, राइट। आई थिंक यहाँ पे अगेन द थॉट प्रोसेस शुड बी कि वो एसेट में से एटलीस्ट जो आपके फाइनेंशियल गोल्स है, जैसे कि रिटायरमेंट वाला गोल, चिल्ड्रन एजुकेशन वाला गोल, उसके लिए जितना अमाउंट चाहिए वो निकाल के तो आपने वो एलोकेशन कर देने चाहिए, और जो बचा हुआ है उसके साथ आप दैट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी यू आर हैविंग। सो यू हैव टेकन केयर ऑफ योर फाइनेंशियल गोल्स, एंड देन उसके बाद अगर पैसा लगता है, जैसे कि इस केस में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, if that person was having around एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकल में सिचुएशन क्रिएट करूंगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊंगा, बट एग्जाम्पल इफ दैट पर्सन वाज हैविंग 15 करोड़ रुपीस ऑफ दैट एनवीडिया स्टॉक्स, एंड जब पूरा कैलकुलेशन किया गौरव ने, सो देन इट वाज कमिंग आउट अराउंड 4-5 करोड़ रुपीस। अगर प्रॉपर एलोकेशन हो जाए तो बहुत ही कंफर्टेबली करंट पोजीशन से भी काफी 20-25% एक्स्ट्रा भी अगर हम खर्चे पकड़ के कंसिडर करके भी सारे फाइनेंशियल गोल्स कर लेंगे तो भी दैट मनी विल बी मोर देन इनफ। तो उस केस में दैट इज द राइट अप्रोच, बिकॉज जैसे गौरव ने बोला कि यहां से ऊपर गया तो ठीक है, अंडरस्टैंड हम वो एक इट इज अंडरस्टूड दैट कि अरे हाँ बहुत बढ़िया है, मतलब और बढ़िया हो गया। बट अगर वो निगेटिव चला जाता है सिचुएशन, देन इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल यू डू? बिकॉज अब इस केस में आई विल गिव यू वन एग्जांपल गौरव, आई विल बी एबल टू रिलेट आल्सो। सो द मनी वाज सो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी हमारे इंडिया में एवेन्यू सुपरमार्ट्स की है। सो एवेन्यू सुपरमार्ट्स में जो इनिशियल ईयर्स में जो एम्प्लॉयज थे उनको काफी अच्छे मतलब 15-15, 16-16 हजार, 20-20, 25 हजार, 30 हजार तक भी, मतलब जो स्टोर मैनेजर्स थे उनको भी वो स्टॉक्स मिले थे। तो वो अमाउंट्स बहुत बड़े हो गए थे, एंड उस बाद में दे गॉट इमोशनली अटैच्ड, एंड देन जो हम लास्ट 2-3 साल में जो अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं स्टॉक का, तो वो वहां पे कहीं ना कहीं उनको बहुत ही पेन दे रहा है। उनको लग रहा है यार ये मतलब, क्योंकि वो एक वन वे जर्नी चल रही थी, 300 रुपए का स्टॉक मिला था, 600 रुपए लिस्टिंग हुई थी, और वहां से अगर वो स्टॉक आज 4800 है, बट इट वेंट अप टू आई थिंक 6000 के नजदीक, 5400 6000 बीच में गया था। उसके बाद इट वेंट डाउन आल्सो, एंड दैट वाज अ वेरी पेनफुल फेज फॉर दोज इन्वेस्टर्स। सो अब एक तो मुझे भी याद है कि जब पहले वो 4-4.5 हजार था, उस वक्त पे मेरा एक डिस्कशन हुआ था, उस केस में यही डिस्कशन हुआ था कि फाइनेंशियल गोल्स को कवर कर लो, बचा हुआ पैसा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब वो 3 साल का एक अंडर परफॉर्मेंस, ऐसा लगता है उनको कि यार ये मतलब अमाउंट वाज 10-12 करोड़ रुपए, और वहां से मतलब हम कुछ रिटर्न ही नहीं कमाया हमने। लॉट ऑफ पीपल लेफ्ट देयर जॉब्स आल्सो एट क्वाइट यंग एज बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ एप्रिसिएशन। सो मुझे वही लगता है कि यहाँ रिस्क मैनेजमेंट के एंगल से अगर आप देखोगे, पोर्टफोलियो प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से अगर आप देखोगे, तो उसमें आप चांस नहीं ले सकते। सो फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल गोल अचीवमेंट लक बाय चांस नहीं होगा। सो वहां पे अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अप्रिशिएट। साइकोलॉजी ऑफ मनी में जो बोला गया है कि लक इस फैक्टर को हम इतना इग्नोर कर रहे हैं कि वहां पे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये मेरा लक है या मेरा स्किल है। अब आज दोपहर को मैं गौरव डिस्कशन कर रहे थे, तो एक इन्वेस्टर थे, तो वो हर 3 महीने में एक पोर्टफोलियो भेजते हैं कि देखा मैंने स्टॉक नहीं निकाला वो, और वो स्टॉक कैसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अब कैसे समझाए उनको मैंने, तो मैं जब भी होता है तो डिस्कशन, मैं उनको यही बोलता हूँ, सर आप प्रॉपरली उस कंपनी को एनालाइज तो कर रहे हो ना, तो क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह, अरे वो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बट स्टॉक बढ़िया करेगा बोले मेरा। अच्छा, आगा पीछा कुछ पता नहीं है अपने को, हम एनालिसिस नहीं कर रहे उस कंपनी का, एंड ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि ये मेरा लक है कि जो मुझे बहुत बढ़िया तरीके से चला है।
एंड मुझे ऐसा लगता है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट या यू आर इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी स्पेसिफिकली, बिकॉज वो आपका एनालिसिस के हिसाब से आपने एलोकेशन लिया हुआ है, उसके पीछे कोई फंड मैनेजर नहीं है कि जिसके पीछे एक टीम है और वो एनालिसिस करके कंपनी मैनेजमेंट की इंटरव्यूज लेके उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे। इनको तो ये भी पता नहीं होता कि रिजल्ट्स कब है और डिविडेंड कब आता है, वो भी पता नहीं होता। सो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स को अगर हम देखेंगे तो उस हिसाब से, सो यू शुड नॉट लाई टू योरसेल्फ। सो आपको पता होना चाहिए अगर, और अगेन मतलब ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं या फिर हम ये डिस्कशंस करते हैं, ये उन लोगों के लिए जो जिन लोगों को के लिए एक डिस्क्लोजर सेबी ने देना शुरू किया है। जब भी ब्रोकिंग अकाउंट आप ओपन करते हो, आपका डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, तो वहां पे एक फ्लैश हो रहा है ना आजकल, 95% आर अर्निंग या मेकिंग लॉसेस, 99% आर अर्निंग लेस देन 6%। तो ये लोगों के लिए हम ये थॉट बोल रहे हैं, मतलब बिकॉज वी कंसिडर आवरसेल्फ एज अ तुच्छ प्राणी, तो वी डू नॉट हैव एनी सुपर पावर। तो सुपर पावर लोग के साथ वाले जो लोग हैं उनके लिए नहीं है ये मेजरली उनके लिए है कि जो बहुत रैशनल, प्रैक्टिकल है एंड एक सेल्फ नॉलेज का एंगल होता है कि भाई अगेन नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनीबॉडी, बट आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और व्हाट इज राइट फॉर यू, एंड यू नो दैट कि इफ यू आर आउट परफॉर्मिंग तो आउट परफॉर्मिंग, यू आर अंडर परफॉर्मिंग तो यू आर अंडर परफॉर्मिंग, इफ यू आर नॉट प्लान्ड एंड स्टिल यू आर सक्सेसफुल, तो लक एक फैक्टर उसमें प्ले आउट होता है, विच आई ऑल्सो एक्सेप्ट। क्योंकि आई वॉज पार्टिसिपेटिंग इन स्टॉक मार्केट बिटवीन 2004 to 2007, तो मुझे पता है कि लक फैक्टर क्या होता है, बट वो मुझे तब रियलाइज नहीं होता। तब मुझे लग रहा था भाई मेरा ही एनालिसिस इतना बढ़िया है कि मैं मतलब जिसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं उसमें चल रहा है। तो बाद में पता चला कि 2008 में लक फैक्टर बहुत बड़ा प्ले आउट किया था, 2004 से 7 के बीच में। 2008 ने बहुत सारी चीजें समझाई, फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस समझाया, एसेट एलोकेशन का इंपॉर्टेंस समझाया, म्यूचुअल फंड्स का इंपॉर्टेंस समझाया, ओवरऑल एवरेजिंग की जो पावर होती है म्यूचुअल फंड्स की वो भी समझाया। तो ये सारे फैक्टर्स प्ले आउट होते हैं। सो प्लीज उस एंगल से अपने इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। तो लक फैक्टर को इग्नोर मत कीजिएगा, एंड अगर खुद प्रॉपर एनालिसिस करके डिसीजंस ले इन्वेस्टमेंट्स का, तो आई थिंक हेड्स ऑफ टू यू। एंड इफ यू आर बीटिंग द बेंचमार्क्स, इफ यू आर बीटिंग द कैटेगरी एवरेज म्यूचुअल फंड्स, then I think there is no need to go with those. But if your portfolio is not doing that by properly analyzing portfolios, then it's better to go and hire an advisor या फिर वो proper financial planning करके you should go ahead with that. और अपने मतलब परिमल, हमने जो केसेस क्लाइंट के साथ देखे हैं, मतलब 3-4 साल अगर हमने पेटीएम का भी केस देखा है, लाइक क्लासिक केस ऑफ कि जहाँ लक की जो आप बात कर रहे हो काफी नजदीक, हाँ काफी नजदीक। तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ, 3,000 रुपए पे भी अवेलेबल था अनलिस्टेड मार्केट में एट वन टाइम, राइट। अभी हम 400 रुपए पे देख रहे हैं उसको, 350 पे भी गया है वो, राइट। तो वो दोनों केसेस हमने देखे। हमने बजाज फाइनेंस का भी केस देखा है एक अपने क्लाइंट का, राइट, कि वो मतलब फिर अगेन इट हैज नॉट डन एनीथिंग। तो वही लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग का एक ही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि लक को मिनिमाइज करना, इसीलिए वो प्रोसेस है। अगर आप लक के भरोसे बैठे हो तो फिर तो यार कुछ भी खरीद लो, फिर तो वही वाली टिकट खरीद के बैठो आराम से कि मेरा लगेगा तो लगेगा। तो वही है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस, प्रॉब्लम ये हो जाता है गौरव इसमें कि एक्सेप्टेंस नहीं है वो चीज का। वही, हाँ, तो लगता है कि मतलब मैंने कुछ अच्छा किया है, मेरी वजह से हुआ है, आपने सिर्फ एक वीडियो देखा है और उसके ऊपर अगर आपने कॉल लिया है ना, तो आई थिंक लक पे आपका बहुत भरोसा है। सो आई थिंक गुड लक इज व्हाट यू आर मींस बैंकिंग ऑन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लक नहीं है, ये मेरा स्किल सेट है, कि मैं मतलब उनको लक ही नहीं लग रहा है, उनको वो स्किल सेट लग रहा है कि मैं बहुत महान हूं कि मैंने ये आइडेंटिफाई किया है ये चीज। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, मतलब देयर आर लॉट ऑफ जो मल्टीबैगर स्टॉक्स आपने भी देखे होंगे हमारे पोर्टफोलियोज में, हम इतना एनालिसिस करने के बाद भी हम ये सोचते हैं कि भाई इसमें भी एक लक फैक्टर अपना प्ले आउट हुआ है। तो आई एम नॉट सेइंग, हो सकता है फंड मैनेजर्स के साथ भी जब डिस्कशन होता है तो वो बोलता है भाई मैंने ओवरऑल कंपनी देखी थी, सब अच्छा देखा था, बट मैंने भी ये नहीं सोचा था कि ये स्टॉक इतना चलेगा। सो आई थिंक एंड दे एक्सेप्ट, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दीस पीपल विद विजडम, दे एक्सेप्ट द लक पार्ट आल्सो। हमेशा मैं अभी हमारा वो सेंको गोल्ड है, क्लासिक एग्जांपल है मॉडल पोर्टफोलियो। मतलब सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि वो 3 टाइम्स हो जाएगा एक साल में, राइट। हमने जब डिस्कशन किया था, हमें एक वैल्यूएशन दिखी थी कि यार एक अच्छा वैल्यूएशन पे है, ज्वेलरी चीज अच्छी है, ये थीम अच्छी चल रही है, ये ठीक ठाक वैल्यूएशन पे। हमने कहा कि ठीक चलेगा, 4-5 साल का थॉट प्रोसेस के हिसाब से लेते हैं। सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब ऐसी नौबत आ गई थी कि स्टूडेंट पोर्टफोलियो शायद निकालना पड़ जाए, 1000 रुपए से ऊपर हो गया।
ये डिस्कशन शुरू हो गया कि अरे तो 1000 रुपए से ऊपर हो गया, स्टूडेंट से तो निकालना पड़ सकता है। तो ये तो ये चीजें हैं, मतलब 100% लक है कि ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि भाई एक साल में 3 टाइम्स भी हो सकता है कोई स्टॉक। राइट। तो ये तो आपको 100% मानना ही पड़ेगा कि वी हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, कि कितना बड़ा हो सकता है, कि कोई बता सकता है क्या एनवीडिया इतना बड़ा हो सकती है, 3.3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी हो सकती है। आई डोंट थिंक कि किसी से एक साल पहले भी पूछ लो और किसी ने बोला हो कि ये 3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी हो सकती है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ये बता सकता था कि नहीं 103 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बनेगी। तो इट इज ये सारी चीजें हैं कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इन द मार्केट्स, दैट्स व्हाट यू शुड, एंड वो उसके लिए हमेशा हमें वो फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस बहुत जरूरी है।